फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक इसने शासन किया है, यानी सुल्तान के पद पर रहा है। फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने से पहले अपन सोचेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कार्य करके गया था उन कार्यों का अच्छा या बुरा फल अगले सुल्तान यानी फिरोज शाह को झेलना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाओं पर कार्य किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की अधिकतर योजनाएं फेल हो गई थीं और बहुत सारे अमीरों को भी रुष्ट कर दिया था, राजस्व यानी खजाना खाली हो गया था और तमाम प्रकार की समस्याएं थीं उसके साथ। तो इन समस्याओं का सारा जो है ना एक तरह से बर्डन फिरोज शाह तुगलक को झेलना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा जो राजव थे या रज्जव थे, ये उनका पुत्र था फिरोज शाह। तो दिल्ली के जो अमीरों ने फिरोज शाह को आमंत्रित किया और फिरोज शाह को जो है ना सुल्तान का ताज भेंट किया और ये ताज फिरोज शाह के लिए कांटों का ताज था। कांटों का ताज था यानी 1351 में दिल्ली में इसका जब राज्याभिषेक हुआ तो फिरोज शाह तुगलक को प्रारंभ में हिचकिचाहट थी कि मतलब इसको लें या ना लें, लेकिन हिचकिचाहट के साथ उसने इस ताज को जो है ना ले लिया और इसके बाद सुल्तान बन गया। कहने का मतलब है कि फिरोज शाह ये इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि उसके साथ समस्याएं क्या क्या होने वाली हैं। देखो, एक तो किसानों की समस्या थी, किसान विद्रोही थे, विद्रोह कर दिया था किसानों ने। क्योंकि जो ऋण बांटा गया था किसानों को नकदी फसलों के लिए, वो ऋण किसान नहीं चुका पाए थे क्योंकि अकाल पड़ गया था और ऋण रजिस्टर पे उनका ऋण लिखा हुआ था, यानी जो भी सुल्तान बनता तो किसानों से ऋण वसूल करता। तो उनके लिए ये समस्या थी, किसान विद्रोह कर रहे थे। कुलीनों को जो है ना कुलीन वर्ग का जो प्रॉब्लम था, तो आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक लगातार कुलीनों के अधिकारों पे ही चोट की गई है और कुलीनों के जो पहले अधिकार थे उनके कुलीनों के अधिकार कम कर दिए गए थे और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अलाउद्दीन खिलजी की रही थी। उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को लगभग एमबीटी ने चलाया था जो एलिट क्लास के लिए। और एक उलेमा वर्ग की समस्या थी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग कर दिया था तो उनकी महत्वाकांक्षाएं कम हो गई थीं और उन्हें लग रहा था कि जब राजनीति में उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है तो उलेमा वर्ग भी रुष्ट चल रहा था। बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, एमबीटी के समय भी कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे। विजयनगर साम्राज्य, अवैमनी साम्राज्य जैसे राज्य वर्ग के सामने आ गए थे। यहाँ पे हम देखते हैं बंगाल, मालवा और राजपूताना के बहुत सारे क्षेत्र जो है ना ये आज़ाद हो रहे थे। ये भी इसके साथ एक समस्या थी। खजाना खाली था, राजकोष खाली था। क्योंकि आप देख रहे जो एक सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी, सांकेतिक मुद्रा के बदले में जो है ना मुद्रा वापस ले ली, नकली मुद्रा, और उसको जो है ना वो सोने चांदी की मुद्राएं दे दी, खजाना खाली हो गया था। अब सामान्य जनता के प्रॉब्लम था। सामान्य जनता जो है ना वो एमबीटी के ये उद्देश्य जो थे उन उद्देश्यों और उनकी असफलताओं से बहुत त्रस्त थी। इसकी अपनी भी एक प्रॉब्लम थी। देखो, ये इसकी माँ जो है ना एक हिंदू, एक भट्टी सरदार की पुत्री थी, तो उसे इस्लाम जगत में ये दिखाना था कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान है। तो इसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी कि मतलब एक हिंदू स्त्री से जन्मे हुए बच्चे को ये तुर्की परंपरा कैसे स्वीकार करेगी, तो ये भी एक उसके लिए प्रॉब्लम थी। ये अपनी समस्या थी उसकी। अब इन समस्याओं का समाधान करना है। देखो, फिरोज के साथ दो विकल्प हैं, या तो अमीर हावी हो जाए, उलेमा वर्ग हावी हो जाए तो फिरोज कमज़ोर पड़ जाएगा, या फिरोज जो है ना तरीके से इस सिस्टम को हैंडल करे और इन समस्याओं का तरीके से समाधान करे। तो तरीके से समाधान करने का मतलब यही होता है कि वो उन जो बेसिक नीड है इन लोगों की, किसानों की, कुलीनों की, उलेमा वर्ग की, या इनकी बेसिक नीड है, वो उसको फुलफिल कर दे। मतलब एक तरह से जो पुरानी सल्तनत की पद्धति थी और जो जिसको अधिकार प्राप्त थे उनके अधिकार वापस दे दे, जिससे वो जो है ना संतुष्ट हो जाएंगे तो फिरोज तुगलक जो है ना वो सुल्तान बना रहेगा और फिर इसके बाद जो है ना वो काम कर सकता है। इसी विधान के तहत हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसने किसानों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की और किसानों को ऋण जो है ना वो माफ़ कर दिया और जो ऋण रजिस्टर था उसे नष्ट करवा दिया। या फिर इसके बाद इसने उलेमा वर्ग को जो है ना राजनीति में हस्तक्षेप करने का
अधिकार दे दिया, यानी उलेमा वर्गों को राजनीति में स्वीकार कर लिया, तो उलेमा वर्ग भी संतुष्ट होने लगा और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। तो अब तक जो जजिया जो था वो गैर मतलब ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, बाकी गैर मुसलमानों पे जजिया कर लगता था, इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। शरीयत के अनुसार उसने कहा जजिया सभी पे लगेगा। तो जजिया शरीयत के अनुसार किस पे नहीं लगता? विकलांग व्यक्तियों पे जजिया नहीं लगता था, साधुओं पे जजिया नहीं लगता था, स्त्रियों पे जजिया नहीं लगता था और बच्चों पे जजिया नहीं लगता था, बाकी सभी लोगों पे शरीयत के अनुसार जजिया लगता था। इसलिए लेकिन यहाँ ब्राह्मणों पे अभी तक नहीं लगता था, तो इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया, तो जिससे उलेमा वर्ग संतुष्ट हो गया। और ये जजिया कर की जो राशि है जो उलेमा वर्ग के पास ही जाती थी, तो ये वर्ग भी संतुष्ट हो गया। इसने एक कट्टर मुसलमान होने का चोला पहना, एक तरह से ये कट्टर मुसलमान दिखाने की कोशिश की कि मैं कट्टर सुन्नी मुसलमान हूँ, इस प्रकार का चोला पहना। तो उलेमा वर्गों को शामिल करना ही एक कट्टर मुसलमान का चोला एक आवरण हो जाता है। अच्छा, इसके पास जो है ना 1,80,000 दास थे। अब राजस्व को भरना है, तो राजस्व को कैसे भरा जाएगा? 1,80,000 दास थे और इन दासों के लिए एक दीवान बंदगान नामक एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया था। और इन दासों का यूज़ जो है ना उसने सैनिक सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में भी किया, और सबसे ज़्यादा इन दासों का यूज़ 36 कारखाने इसने खुलवाए, राजकीय कारखाने, और इन कारखानों में दासों को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद उन दासों को उन कारखानों में सेवा करने का अवसर दिया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। और फिरोज ने 1200 बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए थे, जिससे कि फलों के बाग, जिससे कि वहाँ से फल आए तो राज्य को उससे भी कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अगर बात करते हैं स्वतंत्र राज्यों की, तो स्वतंत्र राज्यों के क्षेत्रकों में यानी परतंत्र करने के लिए राज्यों पर आक्रमण इसने किए हैं, उनका दमन करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेना नायक जो है ना साबित नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकतर इसके जो है ना अभियान असफल ही रहे। जैसे बंगाल पर इसने अभियान किया था, सिंध पर भी इसने अभियान किया था। बंगाल के अभियान के तहत देखते हैं कि 1355 में इसने बंगाल पे अभियान किया, और जो वहाँ पे बंगाल का जो व्यक्ति था 1353 में एक अभियान किया था पहले, तो शमसुद्दीन इलियास जो वहाँ का जो गवर्नर था वो स्वतंत्र सत्ता का उपभोग कर रहा था, तो ये अभियान जो है ना बंगाल का फेल हो गया। इसके बाद जो है ना 1355 में पुनः बंगाल का अभियान हुआ, ये अभियान भी लगभग असफल हो गया। जो 1355 में जो दूसरा अभियान हुआ था, इस अभियान में जो है ना जब वो वापस आ रहा था, तो वापस आने के क्रम में जो है ना उसने जो जाजनगर है, जाजनगर जो उड़ीसा में पड़ता है, जाजनगर पर आक्रमण किया और भानुदेव तृतीय को पराजित किया। इसी समय उसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। इसके बाद जो है ना उसने 1361 में नगरकोट का अभियान किया, और नगरकोट के अभियान में जो है ना उसने ज्वालामुखी के मंदिर को नष्ट कर दिया था, नहीं तोड़ दिया था, उसको लूटा और ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ दिया। तो वहाँ से नगरकोट से जो है ना यानी ज्वालामुखी के मंदिर से उसे जो है ना 300 संस्कृत के आयुर्वेद के बेहतरीन प्राचीन ग्रंथ मिले थे। उसने उन ग्रंथों को जो है ना उठवा लिया, और उन ग्रंथों का आजुद्दीन खालिद खानी एक ट्रांसलेटर था, आजुद्दीन खालिद खानी से फारसी भाषा में उनका अनुवाद करवाया, जिसका नाम रखा गया दलालात ए फिरोज शाही। उन ग्रंथों का जो आयुर्वेद से संबंधित थे, तो उन 300 संस्कृत के ग्रंथों का जो है ना उसने अनुवाद करवाया, और दलालात ए फिरोज शाही उसका टाइटल रखा गया था। एक सिंध पे भी इसने आक्रमण किया था, और सिंध पे आक्रमण बवानिया क्षेत्र है वहाँ पे आक्रमण किया था। तो माना जाता है कि 6 महीने तक सिंध के बवानिया नामक क्षेत्र में जो है ना इसकी सेना खो गई थी। तो ये सेना 6 महीने तक मिली ही नहीं है, वो जंगलों में भटकती रही, डिजर्ट में भटकती रही। इसके बाद दिल्ली से एक कुमोक भेजी गई थी, तब उस सेना को खोज कर पाए। तो बवानिया यानी सिंध वाले क्षेत्र पर इसका ये अभियान भी असफल हुआ, बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं कायम कर सका ये। इसके बाद जो है ना सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि मतलब फिरोज तुगलक के द्वारा और क्या कार्य किए गए थे। ये तो मैंने अभी इसको मार दिया है, मतलब इसकी 1388 में मृत्यु हुई। अब मतलब ये बदलाव रेवेन्यू सिस्टम में या गवर्निंग सिस्टम में क्या बदलाव किया था, इसके बदलावों को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा उठते हैं। तो यहाँ पे देखो बदलाव में देखते हैं, इसने सबसे पहले तो जो विभिन्न प्रकार के 24 प्रकार के कर लगते थे, इन 24 प्रकार के करों को समाप्त करके जो है ना उसने शरीयत के अनुसार कर लगाने की कोशिश की। जजिया, जकात, खराज, उस्र, खुम्स, सुर्स। देखो सुर्स कर जो है ना ये सिंचाई पर लगने वाला कर था। राज्य नहरों से सिंचाई करता था,
जिन किसानों की भूमि को सिंचित करता था नहरों से, तो उन्हें जो है ना सुर्स नामक कर देना पड़ता था है। और ये सुर्स नामक कर इसने लिया, ये शरीयत के अनुसार नहीं था, लेकिन फिर भी इसने ये कर लगाया था जिनके भूमि जो है ना सिंचित होती थी राज्य की नहरों से। तो अब बात आती है जैसे जजिया क्या होता है, तो ये मैं आपको सल्तनत का जब रेवेन्यू सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँगा और सल्तनत की जब प्रशासन व्यवस्था वगैरह इनको पढ़ाऊँगा तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो अपन केवल इतना जानना चाहते। जजिया एक गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था जो सैनिक सेवा के बदले लिया जाता था, बाद में इसका स्वरूप जो है ना धार्मिक होने लगा। जकात जो है ना मुसलमानों पे, धनी मुसलमानों पे लगने वाला कर था जो धार्मिक कर था, और इसका जितना पैसा आता था ये सब धार्मिक कार्य में यानी मदरसे और मकतबों में लगाया जाता था उलेमा वर्ग के द्वारा। खराज जो है ना वास्तव में वो भूमि पे लगने वाला उत्पादन पे कर था, मतलब उत्पादन पे कर लिया जाता था। किसी सुल्तान ने 1/3 भाग लिया, किसी ने 1/10 भाग लिया, किसी ने 1/5 भाग लिया, किसी ने 1/2 भाग लिया, तो इसने जो है ना खराज जो है ना 1/3 भाग लिया था। और उस्र जो है ना मुसलमानों पे लगने वाला राजस्व था, भूमि कर था, जो एक निश्चित भाग लिया जाता था, उस्र उसे कहा गया। जैसे हिंदुओं पे गैर मुसलमानों पे खराज लगता था, सेम चीज़ जो है ना मुस्लिम किसानों पे उस्र लिया जाता था जो खराज से कम होता था। एक खुम्स जो है ना लूट का कर था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया था। 4/5 भाग जो है ना राज खजाने में जमा करवाया था, और 1/5 भाग जो है ना इधर सैनिकों में जमा करवाया था। तो सैनिक तंत्र भी इससे नाखुश था, तो उसके बदले में जो है ना उसने उसके अलाउद्दीन के सिद्धांत को पलट दिया और शरीयत के अनुसार जो है ना 4/5 भाग सैनिकों में बंटवा दिया और 1/5 भाग जो है ना राज खजाने में जमा करवाया था। सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद आता है कि जो उपज का कितना लिया जाता था, 1/5 मैंने कहा था, 1/5 भी लिया जाता था, 1/3। अलग अलग सुल्तानों का अलग अलग विधान मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों से भी कर का विधान भी अलग अलग मिलता है। जब हम रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ेंगे तब उसको विस्तार में पढ़ेंगे। इसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पहला व्यक्ति था या पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने मतलब 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। एक नहर यमुना नदी से हिसार तक के लिए निकाली गई थी, एक सतलज नदी से जो है ना वो निकाली गई थी नहर, और एक जो है ना यमुना नदी से जो है ना वो फिरोजाबाद तक के लिए थी, और एक घग्गर नदी से जो है ना फिरोजाबाद तक के लिए थी, और एक सतलज से हांसी के लिए थी। तो ये बड़ी बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया था जिससे कि जो कृषि भूमि है वो सिंचित हो सके। इसने जो है ना कई नगरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक नगरों के लिए जाना जाता है। देखो इसने जौनपुर का निर्माण करवाया था, जौनपुर नगर बसाया था, फिरोजपुर नगर बसाया था, फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी इसने, फिरोजाबाद की नगर की स्थापना की थी, हिसार फिरोजा की स्थापना की थी। लेकिन इसको जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रिय नगर था वो फिरोजाबाद था। आप जानते हो फिरोजाबाद जो है ना चूड़ियों के लिए या कांच के आइटम के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये फिरोजाबाद यमुना नदी के तट पे है, इसलिए और ये नगर जो है ना उसे काफ़ी जो पसंद था और काफ़ी इसको मतलब एक तरह से बहुत इस नगर में वो भ्रमण करता था, यानी पसंद था। अगर हम इसकी नगरीय संरचना को देखते हैं तो इसने जो है ना व्यवस्थित तरीके से नगरीय संरचना को जन्म दिया। और अधिकतर इसके नामों को जैसे नगरों को याद करना है तो जौनपुर एक अकेला दिमाग में अलग से रखना है, बाकी उसके हर नगर में जो है ना फिरोज लगा हुआ है, चाहे सार फिरोजा हो तो फिरोज टाइप का शब्द लगा हुआ है। इसके अलावा जो इसने किया है मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए थे। तो इसने जो है ना मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ उठवाए थे और दिल्ली में रखवाए थे, उन्हें उठवा के दिल्ली में रखवाए गए। कुछ इसने कल्याणकारी कार्य किए आम जनता को संतुष्ट करने के लिए। तो आम जनता को संतुष्ट करने के लिए इसने क्या किया था, रोजगार ब्यूरो स्थापित किया था। यानी गरीब मुस्लिम जो बच्चे थे या गरीब मुस्लिम युवा थे उनके लिए रोजगार के लिए एक कार्यालय रोजगार ब्यूरो खोला था, जिससे गरीब मुसलमानों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराई ये डिपार्टमेंट। और इसके बाद दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी। जो गरीब मुस्लिम स्त्रियां और लड़कियां होती थी या विधवाएं होती थी उनके जो मतलब एक तरह से विवाह के लिए या उनके जो जीवन यापन के लिए यहाँ पे जो है ना ऋण दिया जाता था उन्हें, यानी खैरात बांटी जाती थी जिससे कि उनकी जीविका चल सके, तो वो दीवाने खैरात कहलाई। और एक उसने दार उल सफ़ा या दरुल सफ़ा नामक एक अस्पताल की स्थापना की थी, जहाँ पे गरीब लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पे फ्री में इलाज होता था, जिसे खैराती अस्पताल के नाम से जाना जाता है आज के नज़रिए से।
तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि फिरोज के जो जन कल्याणकारी कार्य थे वो जन कल्याणकारी कार्य जो है ना आम जनता को संतुष्ट करने के लिए थे और काफ़ी हद तक जो है ना उसने आम जनता को संतुष्ट किया है। देखो फिरोज तुगलक किन परिस्थितियों से निकल रहा है और किन परिस्थितियों को फेस करके कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है ना वो आगे बढ़ रहा है, तो कैसे वो सभी के लिए जो है ना वो प्रॉपर एक तरह से वो व्यवस्थाएं बना रहा है। बर्नी और जो है ना शम्स सिराज अफीक इसके संरक्षण में रहते थे। वर्नी ने फतवा ए जहांदारी, इनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फतवा ए जहांदारी, तारीख और तारीख फिरोज शाही नामक 2 किताबें लिखी थी वर्नी ने। फिरोज तुगलक खुद एक बुद्धिजीवी था और वो पढ़ा लिखा था। उसने अपनी आत्मकथा फुतहात फिरोज शाही जो आत्मकथा थी इसकी रचना की थी। हाँ, एक चीज़ जरूर इसके बारे में कही जाती है, इसने घूसखोरी को बढ़ावा दिया था। कहा जाता है कि एक जो है ना एक सैनिक ने एक क्लर्क के बारे में जो है ना पेमेंट से चक्कर कोई था या घोड़े के लिए उसे जो है ना वो भत्ता लेना था, इसी टाइप का कोई मैटर था, तो इसने सुल्तान से जाके शिकायत की। तो सुल्तान ने उसे 1 टंका, बोले वो क्लर्क जो है ना पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो सुल्तान ने अपनी तरफ से 1 टंका उसको दिया था कि ले भाई 1 टंका तू उसको दे देना और तू अपना काम करवा ले। तो ये कहा जाता है कि इसने जो है ना रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया है। हालांकि ये किसी एग्जाम्पल से हम पूरे सुल्तान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि रिश्वतखोरी को वैधानिक रूप से बढ़ावा दिया। हो सकता है कि सुल्तान है, अमीरात है, बड़े लोग हैं, सन की टाइप के तो कुछ होते ही हैं, तो हो सकता है कि उसने दे दिया हो कि ठीक है क्या बात है, अच्छा कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, तो 1 टंका उसको दे दे, मेरी तरफ से ले जा, वो अपना काम करवा ले, तो इस टाइप से कह दिया हो, मे बी पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास तो ब्लेम्ड हो ही जाता है। इसने पूरे राज्य की आय का आकलन करवाया, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइटल। इसने पूरे राज्य की आय का आकलन करवाया था। 6.75 करोड़ टंका जो है ना उस समय इस आय का आकलन हुआ था। इससे फिरोज शाह तुगलक के जो पूरा डायनेस्टी है, इसके जो पूरे पीरियड है, इस पीरियड में एक बात तो तय कर ली थी इसने कि मेरे पास टोटल जो सालाना आय होती है इतनी है, अब मुझे इस आय को व्यवस्थित तरीके से खर्च करना है। तो उसकी बजटिंग में जो बजट बनाता था, राज्य जो बजट बनाता था खर्चे के या लोक कल्याण के, वो एक तय हो गया, निर्धारण हो गया किस क्षेत्र में हमें कहाँ कितना खर्च करना चाहिए। तो एक उसके लिए एक इसके समय में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे, जैसे अद्दा विख जो सिक्के थे वो तांबा और चांदी के मिक्स्ड यानी मिश्रित सिक्के थे, यानी अद्दा नामक सिक्का चलवाया था, विख नामक, एक संसगनी या ससगनी नामक सिक्का चलवाया था जो 6 जीतल के बराबर होता, तो चांदी का सिक्का था। और ख्वाजा हिसामुद्दीन जो है ना वो ये एक तरह से इसका पूरा निर्देशन कर रहा था। तो यहाँ पे देखते कि मतलब जो इसका प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, ये प्रशासन काफ़ी व्यवस्थित था। लेकिन इसने जो किया था कि अमीरों को संतुष्ट करने के लिए जो है ना इसने और क्या कार्य किए थे, तो अमीरों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने जो है ना उनके यानी सैनिक पदों को और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को, यानी जो राजकीय पद होते थे, उन्हें वंशानुगत कर दिया था। इसने ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की कि मतलब जो अमीर है उसका बेटा ही अमीर होगा, जो सैनिक है उसका बेटा ही सैनिक होगा। तो यानी पदों को वंशानुगत कर दिया था, जिससे अमीरात जो है ना संतुष्ट हो गया था और अमीरात को ये फिक्स हो गया था कि अब उसके बेटे को जो है ना राज सत्ता में नौकरी के लिए, अमीरात के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसने पदों का वंशानुगत कर दिया था। अमीरों के बहुत सारे अधिकार और जमींदारों के बहुत सारे अधिकार इसने वापस कर दिए थे। यानी इसने कुछ ज़्यादा ही उदारता की नीति अपनाई थी और इस प्रकार की उदारता की नीति के कारण या इस प्रकार की नीतियों के कारण ही तुगलक वंश का जो है ना वो एक तरह से विनाश की ओर चल दिया था तुगलक वंश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जो है ना फिरोज तुगलक के बाद, हाँ, इसका जो एक रोल प्ले किया गया था, तो देखो सभी सुल्तान इसने जो है ना खलत प्राप्त की थी से खलीफा से, और मतलब ओलेमा वर्ग को स्वीकार करने का मतलब ये कि अब खलीफा से उसे खलत लेना है। और इसने जो है ना सभी सुल्तानों के नाम जो है वो खुतबे में लिखवाए, केवल एक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के बाकी गजनवी से लेके और सभी सुल्तानों के नाम जो है ना इसने खुतबे में लिखवाए थे। और खाने जहाँ मकबूल जो इसका वज़ीर था, इस वज़ीर की भी इसकी राज्य व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका रही है और राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए और इसके सजेशन के लिए एक बड़ी भूमिका निर्धारित की गई थी खाने जहाँ मकबूल की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले चरण में जो है ना
ये खाने जहाँ मकबूल का अपना एक वर्चस्व आ जाएगा, इसकी अपनी एक मतलब फिरोज तुगलक के बाद जो उसके परवर्ती यानी सुल्तान आएंगे, इसके बाद उत्तराधिकारी आएंगे, वहाँ पे इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिरोज तुगलक के बाद जो है ना तुगलक शाह 1388 में गद्दी पे बैठा और 1388 से 89 तक जो है ना ये शासन करता रहा। यहाँ पे जो गद्दी पे बैठा था ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये बिलासी प्रवृत्ति का था। इसके पीरियड में 1 साल का पीरियड रहा, कोई खास बात नहीं हुई है। इसके बाद जो है ना अबू बकर जो है ना वो अबू बकर गद्दी पर बैठा और ये 1389 से जो है ना 90 तक जो है ना शासन में रहा, तो ये भी कोई खास कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा और 1390 से 94 तक रहा और ये शराबी टाइप का व्यक्ति था, शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद जो है ना नसरुद्दीन महमूद शाह जो है वो गद्दी पे बैठा, ये 1394 से 1412 तक रहा। इसके समय जो है ना लगभग सभी राज्य स्वतंत्र हो चुके थे और इसी के समय जो है ना नसरुद्दीन महमूद शाह के समय ही मलिक सरवर जैसा एक हिजड़ा जो था वो जौनपुर में उभर के सामने आया था और जौनपुर में जो है ना वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर जो है ना सरकी वंश की स्थापना की, जिसने आगे राजनीतिक इतिहास को काफ़ी प्रभावित किया था। मलिक उस सर्क इसे कहा जाता था, मतलब इसने एक तरह से उपाधि ली थी मलिक और उस सर्क की। सर्क माने होता है पूर्व और मलिक माने होता है प्रधान व्यक्ति या अमीरत, यानी पूर्व का अधिपति कहा था इसने अपने उपाधि में कि मैं पूर्व का अधिपति हूँ, इसका मीन से ये होता है। तो यहाँ पे अपन समझ गए, शब्दों को अगर अपन समझते हैं तो बहुत आसान होता है। जैसे अब कभी आ जाए सर्क, जहाँ भी आपको शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है ईस्ट पूर्व, और मलिक का मतलब होता है अमीर, और मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्व का अधिपति या पूर्व का अमीर। तो ये स्वतंत्र हो गया था और सर्की वंश की स्थापना कर दी थी। इसके महमूद शाह के समय जो है ना मतलब एक बहुत सीमित क्षेत्र तक जो है ना ये आपका जो तुगलक वंश का राज्य रह गया था बहुत बड़ा, क्योंकि बंगाल स्वतंत्र हो गया था, मालवा स्वतंत्र हो गया, तो बहुत सारे क्षेत्र जो है दिल्ली के आसपास के इर्द गिर्द के क्षेत्र ही उसके अधीन बने रहे। महमूद शाह ने जो दिल्ली के मतलब एक तरह से क्या हुआ 1300 सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास की घटना थी वो 1398 थी। 1398 में 1300 मतलब 94 से आप देखो ना 1394 से 1412 तक जो है ना महमूद शाह गद्दी पे बैठा, तो 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग ने दिल्ली को नष्ट कर दिया था, एक तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था और दिल्ली को बम पर लूट के तैमूर लंग गया था और दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था, उसने गली गलियों में खून बहा दिया था। तैमूर लंग का आक्रमण बहुत खतरनाक आक्रमण माना जाता है ये सल्तनत के इतिहास में। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासन में हुआ था। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासन में हुआ था जो 1394 से 1412 ईस्वी तक रहा। तो नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली छोड़ के भाग गया और जब वो दिल्ली छोड़ के भाग गया तो तैमूर लंग खिज्र खां को दिल्ली का प्रशासक बना के और अपना वापस चला गया था टर्की क्षेत्र में। जब वो वापस चला गया खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बना के, तो महमूद शाह ने एक बार फिर से दिल्ली को लूटने की कोशिश की और मुल्लू इकबाल जो उसका एक खास आदमी था उसकी सहायता से जो है ना दिल्ली को एक बार फिर से जीतने की कोशिश की, लेकिन वो दिल्ली को जीत नहीं सका, यानी असफल रहा। फिर इसके बाद जो है ना वो दिल्ली का जो गवर्निंग पावर है वो एक अफगान अमीर था दौलत खां लोधी, वो दौलत खां लोधी को इसकी गवर्निंग पावर सौंप के जो है ना और इसके बाद वो चला गया और यहाँ पे जो है ना खिज्र खां शासन करता रहा। ये इतिहास में एक पहली घटना है कि बिना किसी रक्त बहाए, बिना किसी मार काट के और सीधा सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वंश परिवर्तन हो गया। मतलब एक तरह से ये खिज्र खां को शासन सौंप के और बदायूं चला गया था कि भाड़ में जाते, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आराम से सुकून से ज़िंदगी बिताता हूँ। और इसके बाद जो है ना ये मामला ख़त्म हो गया और यही खिज्र खां आके सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो अगले चरण में जो है ना हम सैयद वंश को देखेंगे कि सैयद वंश की भूमिका क्या रही है। देखो फिरोज तुगलक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फिरोज तुगलक ने जो है ना देखो धर्मांध का चोला पहना था। फिरोज तुगलक के बारे में भी कहा जाता है कि उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म की पैरवी कर रहा था, इसलिए उसके दरबार में तो उसने उसको जिंदा जला दिया था। मतलब कितना धर्मांध टाइप का चोला पहन रखा था। उस चोला पहनने का उसका मजबूरी थी। वो
उलेमा वर्ग को, वो इस्लाम जगत को ये दिखाना चाहता था कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, क्योंकि इस्लाम जगत उसको ब्लेम न कर दे कि वो एक हिंदू स्त्री से उत्पन्न पुत्र है, इसलिए तुर्की अमीरात उसे स्वीकार नहीं करेगी। इस आधार पर उलेमा वर्ग कभी भी ब्लेम कर सकता था, इसे सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता था इस्लाम जगत के द्वारा। इसलिए कट्टर मुसलमान होने का इसने जो है ना चूल्हा पहना, और इसने जो है ना मंदिरों को लूटा और मंदिरों को तोड़वाया, उसका कारण भी यहीं छुपा हुआ था। इसी तरह से जो है ना हम फिरोज तुगलक को पढ़ते हैं, और बाकी तुगलक वंश के सुल्तानों में तो कोई खास वो नहीं है। केवल कहाँ से क्वेश्चन, फिरोज तुगलक से तो बहुत सारी क्वेश्चन बनती है। देखो, एक तो उसका किसानों को संतुष्ट करने का, अमीरों के पदों को वंशानुगत कर देना, सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर देना, दारुल सफ़ा से भी उठता है, और इस खुम्स का बदलना भी एक क्वेश्चन उठता है, और इसके बाद मेरठ और टोपरा से जो अशोक के स्तंभ उठवा के लाया था, मतलब उसकी तो हर स्टेप पे क्वेश्चन बनती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना तुगलक शाह, अबू बकर, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है महमूद शाह से बनता है, खास तौर से इसका जो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है वो तैमूर लंग का होता है। इन अगर बिंदुओं पे हम ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि अपन से लगभग सभी चीज़ों से निपट चुके हैं। जितनी मैंने, देखो फिरोज तुगलक को मैंने आपको एक फिरोज बोल दिया था, इसकी समस्याओं को, और समस्याएं होंगी तो समाधान भी करेगा। तो देखो, अमीरों का समस्या का समाधान किया, किसानों की समस्या का समाधान किया, सामंत जनता कॉमन जो पर्सन है उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की, राज्य खजाने को भरने की कोशिश की, उलेमा वर्गों को संतुष्ट किया, राज्यों के स्वतंत्र होने की जो व्यवस्थाएं थी उनको रोकने की कोशिश की। भले ही वो असफल रहा, एक अच्छा सेना नायक नहीं था, लेकिन कोशिश की उसने। इस प्रकार से जो उसकी समस्याएं थी उनके समाधान उसने क्रमिक रूप से किए। इसी संदर्भ में हम उनको एक ग्राफिंग करके अगर देखते हैं तो आसान होगा। आप कोशिश करके देखिए। मैं अगले चरण में सैयद वंश को बताऊँगा।